Good morning everyone. In today's video I am going to discuss about the pending portion of the construction of character table. अभी तक हमने वीडियोस में क्या क्या सीखा था कि हमारे पास C2V करैक्टर टेबल आप कैसे डिज़ाइन करोगे, C3V करैक्टर टेबल आप कैसे डिज़ाइन करोगे, लेकिन अभी तक हमने ये वाला पोर्शन दोनों डिस्कस किए इन वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, बाकी के बेसिस सेट क्या हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आज हम C2V और C3V दोनों का कवर अप करेंगे। आपको क्या करना है कि आपने बेस वेक्टर स्टडी करना है। बेस वेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें क्या है, हमारे पास बेस वेक्टर्स क्या क्या रहेंगे। आपके पास बेस वेक्टर्स 3 हैं, दैट इज़ x, y और z। तो उनका आप जैसे मैं अब करैक्टर टेबल हम C2V का कर रहे हैं, तो C2V में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस है, E, C2, सिग्मा V और सिग्मा V डैश। तो हम साइमल्टेनियसली इन ऑपरेशंस को इन वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि करैक्टर टेबल में हमारा जो पर्टिकुलर एक्स वेक्टर है वो किस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंडर आता है। क्लियर? तो हमारा फोकस क्या रहेगा, आज हम बेस वेक्टर स्टडी करेंगे, रोटेशन वेक्टर स्टडी करेंगे और बाइनरी वेक्टर स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, जैसे आपको C2V पॉइंट ग्रुप मिला या C3V पॉइंट ग्रुप मिला, आप वन बाय वन ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट पर, इस रिस्पेक्टिव बेस वेक्टर पर अप्लाई करोगे और देखोगे कि वो कौन सी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंडर फॉल कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, आप क्या करोगे, अपने वाटर मॉलिक्यूल, मैंने जैसे C2V पॉइंट ग्रुप के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल का रेफरेंस ले लिया, वाटर OHAHB। आप हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए हमने पोजीशन असाइन कर दी। हमारे पास क्या रहेगा, एक्स वेक्टर, जेड वेक्टर, वाई वेक्टर। अभी आप क्या करोगे, when the direction of x is changed by any symmetry operation then we write it as -1। जब भी आपके पास किसी भी, यहाँ पर मैंने सिर्फ x लिखा हुआ है, y z, जब भी आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, अगर उस ऑपरेशन को लगाने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स में फ़र्क आएगा, आप जैसे फील करोगे कि उसमें कोऑर्डिनेट्स में फ़र्क आएगा, तो वो सिमेट्री ऑपरेशन ऑटोमेटिकली -1 होगा। अदरवाइज़ अगर वो उस ऑपरेशन को अप्लाई करने से अनचेंज रहेगा तो आपका आंसर रहेगा +1। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कौन सी एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप क्या कंसिडर करोगे, एक्स एक्सिस में हमारे पास सबसे पहले E, C2, सिग्मा V और सिग्मा V डैश। तो हमारे पास इस बार हमने क्या किया, सिग्मा V और सिग्मा V डैश की बजाय हमने अपने प्लेन मेंशन कर दिए। एक्जेक्ट प्लेन ऐसा जो वाटर को बाइसेक्ट करेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन्स को। YZ प्लेन कैसा, जो ऐसे ऑक्सीजन को बाइसेक्ट करेगा और वाटर हाइड्रोजन्स की इमेज क्रिएट करेगा। तो अभी वन बाय वन चेक करते हैं। इफेक्ट ऑन E ऑन एक्स एक्सिस। जब भी आप आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपका कभी भी कोई भी ऑपरेशन क्या होगा, अनचेंज रहेगा, यानी कि आइडेंटिटी मीन्स 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के बाद आप एक्स एक्सिस को 360 डिग्री पर रोटेट करोगे तो एक्स एक्सिस यहीं पे दिखेगी आपको वापस से, तो +1। C2 एक्सिस आपने अप्लाई किया, C2 एक्सिस का मतलब C2Z अप्लाई किया। तो C2Z के लिए आप क्या करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर पेन और पेपर दिखाऊं, तो ये आपका एक तरह से एक्स एक्सिस है, आपने C2 अप्लाई किया तो क्या होगा, जब आप C2 अप्लाई करोगे ये x आपको यहाँ दिखेगा, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, -1। और सिग्मा XZ यानी कि वो वाला प्लेन जो ऐसे बाइसेक्ट करेगा, तो वहाँ पर आपके पास अगर हम x की बात करें, जब भी आपको मैंने बताया था, जब भी आपका प्लेन XZ की बात कर रहे हो तो y के कोऑर्डिनेट -1 में चेंज होंगे, जैसे हमने करैक्टर टेबल जब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया था। अभी XZ तो इसी में इंक्लूडेड है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि x तो ऐसे निकल जाएगा, और YZ के टाइम x में चेंज आएगा तो उसकी इमेज बनेगी एग्जैक्टली यहाँ पर ऑपोजिट, तो यहाँ पर आएगा -1। तो अभी हम जो जो ऑपरेशन आए हैं वो मेंशन करेंगे और बाद में देखेंगे ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो अभी चेक करो, ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, E के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, C2 हमारे पास आया -1, E के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, और फिर आपके पास आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से आपके पास 1 और -1। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, हमारा जो एक्स बेस वेक्टर है वो किसके रीजन में फॉल करेगा, किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के में फॉल करेगा, B1 में। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास फिर से हम y एक्सिस पे लगाते हैं सो दैट कि हम फेमिलियर हो जाएं कॉन्सेप्ट से। अभी y और z को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने।
तो अभी आप क्या करोगे, आप अपने एक्सिस चेंज नहीं कर सकते। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका जेड एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था। आप उस वे में अभी चेंजेस करो। देखो सबसे पहले हमने ई अप्लाई किया, ई मीन्स नो चेंज, तो वाई और जेड में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों में ही नहीं आएगा। C2Z आपने जेड एक्सिस के अलॉन्ग C2 लगाया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब आप C2 लगाओगे तो क्या सिचुएशन होगी, अब की बार आपकी वाई एक्सिस सपोज करो ऐसे पड़ी है, क्लियर। आपने C2 के अलॉन्ग जब आप उसे रोटेट करोगे तो वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि फिर से y का चेंज आ जाएगा। पहले सपोज करो ऐसे थी, अभी रोटेशन के बाद ऐसे हो जाएगी, तो चेंज आया तो -1। सिग्मा एक्स जेड प्लेन में y इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस, यहाँ y इंक्लूडेड है तो प्लस। z में चेक करते हैं, C2Z एक्सिस, अभी z के अलॉन्ग की एक्सिस पास कर रहे हो, z के अलॉन्ग की एक्सिस पास कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे z एक्सिस को ही रोटेट किया तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। और सिग्मा एक्स जेड में z इंक्लूडेड है +1, फिर यहाँ पे भी z इंक्लूडेड है +1। तो अभी आप इससे एक वेक्टर टेबल के साथ मैच करोगे, y वेक्टर आपको कहाँ दिखेगा, y वेक्टर का इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन B2 है और z एक्सिस का इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या है, A1, क्लियर। तो अभी आपके पास रोटेशनल वेक्टर है। रोटेशनल वेक्टर रहे आपको विदाउट मिरर थोड़ा समझ आना मुश्किल है, इसलिए मैंने ना मिरर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास जैसे ये वाला सपोज़ मैंने जब आप इसे रोटेशन कर रहे हो, जस्ट आप मिरर में सिचुएशंस देखो, मैंने मिरर में इसे ऐसे परपेंडिकुलर रखा, अपने पेन को इसके परपेंडिकुलर रखा, तो मिरर के अंदर सिचुएशंस देखो कैसे आ रही हैं। मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया, रोटेशन वेक्टर स्टडी करना है। देखो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, मिरर के अंदर सिचुएशन देखो वो आपको क्लॉकवाइज ही लगेगा, क्लियर। अगर मैं इसे पैरेलल कर दूँ, पैरेलल में क्या होगा, देखो जब मैंने मिरर के अंदर सिचुएशन किया, मैंने इस पेन को क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, लेकिन मिरर के अंदर मुझे कैसे अपीयर हो रहा है कि जैसे वहाँ रोटेशन कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इसे जनरलाइज किया है। आप एक बार फिर से अगर आपको प्रैक्टिस करना हुआ तो आप मिरर में खुद से प्रैक्टिस करना कि जब भी आप अपने हैंड को मिरर के ऐसे परपेंडिकुलर ही रखोगे, आप उसे रोटेट करोगे, दैट यू फील कि आप उस जैसे जैसे आप फिंगर को जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, आपका जो वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन मिरर के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जैसे आप अपने फिंगर को ऐसे रख रहे हो, क्लियर। ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में जब मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया, मैंने इसे क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर रोटेशन ऐसे आ रही है मिरर के अंदर जैसे एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लियर। अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया और आपको फील ऐसे हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स आपका वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, -1। परपेंडिकुलर में हमने क्या फील किया कि जब हम उसे परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमारे जो रोटेशन वेक्टर्स हैं वो हमें ऐसे अपीयर होते हैं कि जैसे उनमें कोई चेंज नहीं आया। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी आप क्या करोगे, आपके जो एक्स एक्सिस और बेसिस वेक्टर्स हैं, पहले वो क्या थे कि पहले ये मिरर के साथ ये स्टेशनरी थे, आप जो ऑपरेशन लगाते थे इनको ही रोटेशन। अब की बार क्या है, ये भी साथ साथ में ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो आप ऑपरेशन लगाओगे, साथ में रोटेशन को भी एनालाइज करोगे कि कहाँ रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो रोटेशन वेक्टर्स है, सबसे पहले आपके पास RZ है, तो RZ में क्या होगा, E का कोई इफेक्ट नहीं रोटेशन के साथ, C2Z कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि RZ की ही बात हो रही है। सिग्मा एक्स जेड मैंने बताया था, जब आपका प्लेन इसके अंदर है, जेड एक्सिस इंक्लूडेड है, दैट मीन्स वो पैरेलल हो गया। पैरेलल है तो डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि अभी हमने किया कि रोटेशन वेक्टर हमें कैसे अपीयर होगा मिरर के अंदर रोटेशन करते हुए। तो यहाँ पर -1 हो गया, तो यहाँ पर भी जेड है, तो ये पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन एरो का चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि जब पिछली सिचुएशन में जब आपको बेस वेक्टर यूज़ करवाया था, तब मैंने ये वेक्टर्स वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, दैट मीन्स आपके एक्स और वाई स्टेशनरी थे, तब आप ऑपरेशन अप्लाई करते थे। अब की बार जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, साथ में ये भी रोटेट कर रहे हैं, तो इनको भी साथ साथ में एनालाइज करना है। तो ये एनालाइज करने के लिए आपको मिरर के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब परपेंडिकुलर रखते हो तो परपेंडिकुलर आपका मिरर कैसे रोटेट करता है, कोई फ़र्क नहीं। पैरेलल में आप जब उसे रोटेट करते हो तो मिरर में इमेज कैसे दिखती है, क्लॉकवाइज आपको अपीयर होता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1 आएगा। फिर उसके बाद
यहाँ पर आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स होंगे, अभी आर वाई पे देखो, आर वाई वेक्टर्स में क्या है, ई के साथ चेंज आएगा, C2Z है इस बार, लेकिन हमारे पास y की बात हो रही है तो C2 में चेंज आ ही जाता है, नॉर्मल होता है, अभी तो रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स जेड में अभी की बार हमारा y क्या है, परपेंडिकुलर में हमने देखा कि कोई चेंज नहीं आएगा, +1। वाई जेड में y इंक्लूडेड है तो चेंज आएगा, क्योंकि पैरेलल है तो -1। तो इस वे में हमारे पास जो करेक्टर वेक्टर्स तैयार हुए वो ऐसे हो गए। एक्स एक्सिस के लिए भी ई का तो कुछ में चेंज नहीं आता, C2 किया, Z के अलॉन्ग किया है तो y में x में चेंज आएगा, एक्स जेड में x इंक्लूडेड है -1, अगले प्लेन में y z में x इंक्लूडेड नहीं है तो +1। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जब इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आई तो हमारे पास ये वाले वेक्टर्स आए, ये B2 के कॉरेस्पॉन्ड आ रही है, ये B1 के और ये A2 के। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप सिंपली क्या करोगे, बाइनरी मीन्स दो, तो आपके पास बाइनरी वेक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल है, जब आप दो बेस वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, x² y² z² या xy yz zx, यही पॉसिबल है। तो आप 1 बाय 1 करते हैं। जब आप किसी का x का स्क्वायर करोगे, यानी कि x हमारे पास सपोज करो किसी भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में फॉल कर रहा है, मैं किसी का भी स्क्वायर लूँ, इसका किया -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो वो +1 हो गया। यानी कि जब मैं इटसेल्फ किसी का स्क्वायर करूँगी वो 1 बन जाएगा, 1 मीन्स वो किस में फॉल कर जाएगा, A1 में। क्लियर। लेकिन एक्स वाई में आपको देखना पड़ेगा, एक्स वाई में आपको पहले देखना पड़ेगा वो किसके साथ दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे एक्स वाई अभी हमारे पास अगर हम बैक चलें तो यहाँ पर y और z का करके देखते हैं। y और z का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 × 1 -1 × -1 -1 × -1 +1। तो हमारा जो x y z का वेक्टर है वो किसके अंडर आएगा, y z का वेक्टर किसके अंडर आएगा, देखो 1 -1 -1 -1 B2 में जाएगा। तो आपने B2 के सामने उसे मेंशन कर देना। इसी तरह से आप करोगे, x² y² और z² का हमने ये किया। तो इस तरह से आपके पास पूरा करैक्टर टेबल कंप्लीट हो गया। क्लियर। कल हमने जो वीडियोस की थी उसमें हमने इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे सिंबलाइज करते हैं वो किया था, करैक्टर टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं वो किया था। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि बेस वेक्टर्स कैसे अरेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो 1 बाय 1 हमने अप्लाई किया। उसी तरह से आपके पास जो C3V का करैक्टर टेबल है वो भी ऐसे ही है। यहाँ पर आपके पास A1 के कॉरस्पॉन्डिंग Z वेक्टर आएगा, A2 के कॉरस्पॉन्डिंग RZ। अभी E का मतलब समझो रजे, हमारे पास मैट्रिसेस हैं 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि x y z 3 एक्सिस पॉसिबल हैं। तो मैक्सिमम मैट्रिक्स कौन सा था, 3 × 3 का। लेकिन अभी आपके पास 2 डायमेंशन का मैट्रिसेस आ गया। 2 डायमेंशन का मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा, अगर आपने 3 × 3 के मैट्रिसेस को 2 टुकड़ों में तोड़ना हो तो आप मैट्रिक्स को कैसे तोड़ सकते हो, या तो आप 3 मैट्रिसेस ऐसे डिज़ाइन करो 1 × 1 के। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशंस दे रखी हैं, इसका मतलब हमारे पास मैट्रिसेस किस में ब्रेक होगा, एक 2 × 2 में, एक 1 में। तो जब 2 × 2 में ब्रेक होगा तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स एक डायमेंशन इस डायमेंशन में ही आएंगे। जैसे यहाँ z आ गया तो x और y यहाँ आएंगे, ठीक। उसी तरह RZ यहाँ पर आ गया तो हमारे पास RX और RY ऐसे आएंगे। यहाँ पर भी इसके लिए आपको सिर्फ आप जो चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हो या मिरर का जो चेंज ऑब्जर्व कर सकते हो सिर्फ A1 और A2 के ऑपरेशन में कर सकते हो। E जो हमारे पास E की डायमेंशन है, E यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी डायमेंशन 2 हो, उसके लिए E सिंबल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ A1 और A2 को तो डिज़ाइन कर सकते हो, उसके रिस्पेक्टिव में कौन सा एलिमेंट आएगा। जैसे आप Z की डायरेक्शन चेक कर सकते हो, लेकिन X Y तो E के अंडर ही फॉल करेंगे। तो उसके लिए इसने वैसी लैंग्वेज लिखी हुई है कि हमारे पास डबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो XY और RXY के जो हैं वो E रिप्रेजेंटेशन, यानी कि E जो हमारे पास सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो करैक्टर मैट्रिसेस है वो ऐसा होगा। हम मैट्रिसेस को ब्लॉक करेंगे 2 × 2 और 1 × 1 में। तो यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा इररेड्यूसिबल, रिलेटेड टू इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो उसी तरह से आप बाइनरी वेक्टर्स करोगे जब x² y² और z², तो मैट्रिसेस A1 ही रहेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, A2 रहेगा। A2 का जो वेकेंट रहेगा कोई भी मैट्रिसेस
उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग बाइनरी प्रोडक्ट्स होंगे वो इस रीजन में फॉल कर जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि आपको C2V का ही करेक्टर टेबल पूछा जाए, सो दैट कि आप बेसिस वेक्टर को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाओ। लेकिन येस, एनी हाउ इफ़ द एग्जामिनर विल बी आस्क यू अबाउट द C3V रिप्रेजेंटेशन, तो आप उसे ऐसे लीव नहीं कर सकते, थोड़ा सा पोर्शन तो अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप Z वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर देना और वहाँ पर लिख देना कि मैट्रिसेस को जब आप 3x3 को ब्लॉक कर रहे हो तो ब्रेक कर रहे हो 2x2 और 1x1 में, इस वजह से हमारे जो दो फंक्शंस x और y रिलेटेड हैं वो इसी में मर्ज होंगे। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दी करेक्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।